कैटरेक्ट यानी कि मोतियाबिंद। कैटरेक्ट क्या होता है, किसे बोलते हैं हम कैटरेक्ट, कैसे हो जाता है कैटरेक्ट, कैटरेक्ट के टाइप क्या क्या होते हैं, कैटरेक्ट को कैसे क्लासिफाइड किया गया है, कैटरेक्ट का ट्रीटमेंट क्या है, मेडिकल ट्रीटमेंट क्या है एंड सर्जिकल ट्रीटमेंट क्या है। सारी चीज़ें एक के बाद एक इन डिटेल से हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। माई सेल्फ नंदिनी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, पिछली कई वीडियो में हमने आई के ऊपर चर्चा किए हैं। आई के अंदर होने वाले डिजीज़ के बारे में या एबनॉर्मलिटीज़ के बारे में हमने डिस्कस किया है। आज के इस वीडियो के अंदर आइज़ में कोई डिजीज़ कैसे इफेक्ट करता है या कौन कौन से डिजीज़ पाए जाते हैं, ये आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो वॉच नहीं की है तो पहले आप प्रीवियस वीडियो को वॉच करें, जिससे कि आपको पूरा सिनेरियो जो है वो क्लियर हो जाएगा आइज़ के ऊपर क्या क्या मैंने आगे टॉपिक बता रखा है। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। कैटरेक्ट या मोतियाबिंद पढ़ने से पहले मैं एक एग्जाम्पल और पॉइंट कुछ डिस्कस करूंगी। हम सभी ने बचपन में या अपने स्कूल टाइम या कभी भी छोटे में देखा होगा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के थ्रू या प्राइवेट हॉस्पिटल के थ्रू कैटरेक्ट कैंप लगता था। वहाँ पे मोतियाबिंद डिजीज़ वाले पर्सन के इलाज किए जाते थे। तो वहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने वाली ये थी कि सबसे ज़्यादा जो इन्वॉल्व होते थे कैटरेक्ट कैंप में वो ओल्ड एज पीपल होते थे। तो समझने वाली चीज़ ये है कि ओल्ड एज पीपल में ही सबसे ज़्यादा कैटरेक्ट देखा जाता होगा। अब ड्यू टू एनी इटियोलॉजिकल फैक्टर, ड्यू टू एनी रीज़न, वो मैं आगे डिस्कस करूँगी। तो सबसे ज़्यादा ओल्ड एज पीपल दिखाई देते थे जो ब्लैक कलर के चश्मे में या फिर कैटरेक्ट कैंप में आए हुए हैं, मोतियाबिंद का इलाज कराने आए हैं और ओल्ड एज पर्सन है मैक्सिमम। तो सीधा एक आंसर हमें ये पता चलता है कि कैटरेक्ट किस एज में सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है, किसको अफेक्ट करता है। तो पहला आंसर ये है कि कैटरेक्ट हमेशा ओल्ड एज पीपल को अफेक्ट करता है। चलते हैं हम अपने डेफिनेशन की तरफ। एक्चुअली होता ये है, एज के साथ साथ लेंस की मेटाबॉलिक प्रोसेस में अल्टरेशन देखने को मिलता है, मतलब मेटाबॉलिक प्रोसेस अल्टर्ड हो जाती है, जिसकी वजह से ओपेसिटी ऑफ लेंस जैसी कंडीशन देखी जाती है। इसे ही हम बोलते हैं कैटरेक्ट या मोतियाबिंद। फ्रेंड्स, ये ओपेसिटी ऑफ लेंस क्या है, इसे भी हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जो लोग स्पेक्स यूज़ करते हैं, जो लोग चश्मा पहनते हैं, अगर आप अपने चश्मे को बहुत टाइम से अगर क्लीन ना करें या कहीं किसी ड्राइव में है, आप बाइक की ड्राइव में, स्कूटी की ड्राइव में है, तो आपने नोटिस किया होगा कि आपके स्पेक्स पे बहुत सारे डस्ट ऑक्यूमुलेट हो जाते हैं। और अभी जो एक मास्क का बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है, हमने किया है, और जिन्होंने मास्क के साथ साथ स्पेक्स भी पहना है, उन्होंने एक चीज़ और देखा होगा कि जो वेपर है, जो भाप है, वो भी आँख के स्पेक्स पे, चश्मे पे पड़ जाता है। तो होता ही है कि हमें दिखाई देना बंद हो जाता है, क्योंकि वो जो लेंस है, जो हमने चश्मा ऑलरेडी लगा रखा है, वो ट्रांसपेरेंट है और वो आर पार देखने के लिए हमें हेल्प करता है। अगर उसी पे कोई चीज़ ऑक्यूमुलेट हो जाए, कोई चीज़ जम जाए, तो क्या हम देख पाते हैं? नहीं देख पाते हैं। तो वो क्या है? वो लेंस की ओपेसिटी है, या लेंस का जो नॉर्मल एक विजन है, जो उसकी एक नेचुरल है कि वो ट्रांसपेरेंट है, क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर है, वो ना हो करके उस पर ऑक्यूमुलेट होने की वजह से उसकी ट्रांसपेरेंसी खत्म हो जाती है और हम उसके आर पार नहीं देख पाते हैं। तो ये नॉर्मल मैंने एक चश्मे को लेकर के समझाया। सेम इसी तरीके से, इसी बेस पे हमारा लेंस काम करता है, यानी कि हमारे आँख के अंदर जो लेंस है ना, जो हम लेंस पार्ट भी पढ़ते हैं, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में लेंस के बारे में बताया भी है। लेंस का फंक्शन ये होता है कि ये किसी भी ऑब्जेक्ट से निकलने वाले रेज को कैप्चर करती है और उसे रिफ्लेक्स करती है हमारे रेटिना पे, यानी कि रेटिना पे पीछे भेजती है। और रेटिना पे जब एग्जैक्ट पॉइंट पे उस ऑब्जेक्ट का एक प्रतिबिंब या इमेज बनता है, तो वही हमारी आइज़ को देखने के लिए या परसीव करने के लिए हेल्प प्रोवाइड करता है। तो इतना बड़ा रोल प्ले करती है कौन? लेंस। और अब यही लेंस अगर ट्रांसपेरेंट ना होकर, क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर ना होकर, इस पे धीरे धीरे किसी भी चीज़ का ऑक्यूमुलेशन हो जाए, जमाव हो जाए, तो क्या वो ट्रांसपेरेंसी रहेगी? नहीं रहेगी। क्या हम देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। लॉस ऑफ विजन जैसी कंडीशन होगी? ऑफ कोर्स होगी। ब्लाइंडनेस होगा। तो ये है कैटरेक्ट का मतलब, और ऐसे कैटरेक्ट इफेक्ट करता है हमारे आइज़ को। फ्रेंड्स, जो भी पॉइंट मैं बोल रही हूँ ना, अगर आप एक फोकस से सुनेंगे उस चीज़ को, तो आपको याद हो जाएगा हमेशा के लिए। अगर आप नहीं सुनते हैं, आप बिजी हैं, आपका ध्यान कहीं और है, तो आप उस चीज़ को उतना अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। फिर ऐसे में हम ब्लेम करते हैं कि बताने वाले में कमी थी या अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया। ऐसा नहीं है, एक्सप्लेन करने में सभी अपना एफर्ट देते हैं। आप कितना कैप्चर करते हैं, आप उस चीज़ को कितना माइंड में रख रहे हैं, कितना अच्छा आपका कैचिंग पावर है, ये भी डिपेंड करता है। चलते हैं अब हम इसी टॉपिक में आगे की तरफ, यानी कि कैटरेक्ट कितने टाइप का होता है। आप ये इमेज देख पा रहे हो कैटरेक्ट के टाइप में। इसमें एक टाइप है न्यूक्लियर, सेकंड है कॉर्टिकल, तीसरा है पोस्टीरियर सब कैप्सुलर। अब ये 3 टाइप के कैटरेक्ट पाए जाते हैं। आपके सामने 3 इमेज शो हो रहा है। आप न्यूक्लियर में नोटिस करना कि जो ओपेसिटी ऑफ लेंस जैसी कंडीशन देखी जाती है,
वो सेंटर से स्टार्ट होता है, मतलब कि पहले लेंस के सेंटर पे ऑक्यूमुलेशन हुआ किसी भी चीज का, एंड सेंटर से वो साइड 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 पूरा एक सर्कल बनाते बनाते आपके पूरे लेंस को इफेक्ट कर दिया, यानी कि पूरे लेंस पे ऑक्यूमुलेशन हो गया। ठीक है, वो किस चीज का है वो मैं आगे डिस्कस करूंगी। उसके लिए आपको इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना पड़ेगा ना, कि कॉजेज क्या है वो तो हम सबसे लास्ट में देखेंगे, ट्रीटमेंट भी हम सबसे लास्ट में देखेंगे। हमारे घर में कोई ओल्ड एज पर्सन है, हमारे ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर या जो भी, तो हम उनके आगे हमने एक इमेज शो किया, एक फोटो दिखाई कि आप पहचानो इसको, ये कौन है। तो उन्होंने देखा तो उनको कैसा दिखाई देगा, बिकॉज उनके आईज में जो ओपेसिटी ऑफ लेंस है वो कहाँ से है, सेंटर से है, जस्ट सेंटर वाला पार्ट वो उनको ब्लर दिखाई देगा। और जहाँ पे अभी ओपेसिटी ऑफ लेंस नहीं हुई है, यानी कि लेंस के सराउंडिंग और भी जो पेरिफेरल पार्ट है वहाँ लेंस में ऑक्यूमुलेशन नहीं हुआ है किसी भी चीज़ का, तो उनको पॉइंट जो फोटो है, इमेज है, बीच में तो दिखाई नहीं देगा, ब्लर दिखाई देगा, बट साइड साइड वाला बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा। ऐसा तो इमेज किस में शो होता है, न्यूक्लियर टाइप के कैटरेक्ट में या न्यूक्लियर कैटरेक्ट। सेकेंड होता है कॉर्टिकल, सेम इसका अपोजिट। इसमें जो लेंस का ओपेसिटी होता है वो इस बार कॉर्टिकल में बीच से ना होकर के, सेंटर से ना होकर के, वो साइड साइड से स्टार्ट होगा। मतलब ऑक्यूमुलेशन लेंस के साइड से होते 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 सेंटर तक आएगा। ऐसी वाली कंडीशन में क्या होगा, आपके घर में ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर हैं और उनको कॉर्टिकल कैटरेक्ट है, कॉर्टिकल टाइप का कैटरेक्ट है, तो उनके आगे अगर आप कोई फोटो दिखाते हो तो वो बीच वाले पॉइंट जो है फोटो का बीच वाला, उसमें तो देख लेंगे, बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा, क्योंकि उनकी ओपेसिटी अभी सेंटर में नहीं आई है, अभी पेरिफेरल है, मतलब लेंस के चारों तरफ है पर बीच में नहीं है, तो वो बीच में अच्छे से पहचान लेंगे। बट साइड साइड उनको ब्लरी विजन दिखाई देगा, ब्लर दिखाई देगा, तो ऐसे में वो अच्छे से रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए। ये बहुत बड़ा एक डिफरेंट देखा जाता है। और ऐसे ही हमें एक कंपटीशन एग्जाम में भी पूछता है कि किसी पर्सन को न्यूक्लियर टाइप कैटरेक्ट है तो उसे कैसा इमेज शो होगा, उसमें 4 इमेज भी दे दिए जाएंगे, उसमें ऐसे ऐसे शो हो रहा है, तो आपको पहचानना है कि न्यूक्लियर कैटरेक्ट में कैसा इमेज दिखता है उस पर्सन को जिसको न्यूक्लियर कैटरेक्ट है। तो अगर हमें पता होगा कि न्यूक्लियर कैटरेक्ट में कैसा दिखता है तो हमारा आंसर वहाँ सही होगा। और अगर हमें पता होगा कि कॉर्टिकल कैटरेक्ट में पर्सन को कैसा शो होता है, मतलब साइड से ब्लर विजन बट बीच में क्लियर होता है, तो हम उस पर टिक कर पाएंगे। तो हमें दोनों में फर्क पता होना बहुत जरूरी है। हमारा जो थर्ड टाइप है पोस्टीरियर सब कैप्सुलर। पोस्टीरियर सब कैप्सुलर एक लेंस के ही पार्ट होते हैं, कैप्सूल सब कैप्सूल ये लेंस के पार्ट होते हैं। लेंस को इतने टाइप में डिवाइड किया जाता है कि आउटर मोस्ट लेयर ये है, पोस्टीरियर ये है, कैप्सूल पार्ट ये है, तो ये लेंस के टाइप होते हैं। तो पोस्टीरियर सब कैप्सुलर में ओपेसिटी ऑफ लेंस देखी जाती है वो फ्रंट ऑफ पोस्टीरियर कैप्सूल, मतलब कि कैप्सूल का जो फ्रंट वाला पार्ट है उसके पोस्टीरियर में ओपेसिटी ऑफ लेंस देखी जाती है। अब तो हम चलते हैं आगे की तरफ, यानी कि क्लासिफिकेशन की तरफ। कैटरेक्ट को कितने टाइप से क्लासिफाइड किया जाता है, हर एक ना डिजीज को बहुत अगर हम डिटेल में पढ़े ना तो पता चलता है कि क्या टाइप है, क्या क्लासिफिकेशन है, कैसे वो पैथोफिजियोलॉजी कॉज कर रहा है, कैसे डिजीज कॉज हो रहा है, मतलब काफ़ी कुछ चीज़ें होती हैं जानने के लिए। तो अब हम बढ़ते हैं क्लासिफिकेशन की तरफ कि कैटरेक्ट को कितने टाइप से क्लासिफाइड किया जाता है। फ्रेंड्स, कैटरेक्ट को 4 टाइप से क्लासिफाइड किया गया है। पहला क्लासिफिकेशन होता है सेनाइल कैटरेक्ट ड्यू टू एजिंग। ये मोस्ट कॉमन कॉज होता है कैटरेक्ट का ड्यू टू एजिंग, मतलब एज के अकॉर्डिंग जो कैटरेक्ट कॉज करता है उसे हम बोलते हैं सेनाइल कैटरेक्ट, और इसका मोस्ट कॉमन कॉज होता है एज। ओके, एंड सेकेंड जो क्लासिफाइड होता है वो है ट्रोमेटिक कैटरेक्ट ड्यू टू इंजरी या ट्रॉमा। कभी भी किसी केस में आपने देखा होगा कि आरटीए हो गया, यानी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, या बहुत ऊंचाई से कोई गिर गया है, तो ऐसे में आंखों पे जो चोट आती है और जो कैटरेक्ट देखा जाता है इसे इस टाइप के क्लासिफाइड में रखते हैं, यानी कि ट्रोमेटिक कैटरेक्ट में रखा जाता है। एंड थर्ड टाइप का क्लासिफिकेशन होता है कॉन्जेनाइटल कैटरेक्ट। कॉन्जेनाइटल कैटरेक्ट नाम से ही क्लियर है, कॉन्जेनाइटल मतलब कि एट बर्थ जो कैटरेक्ट प्रेजेंट है उसे हम बोलते हैं कॉन्जेनाइटल कैटरेक्ट। ओके, एंड फोर्थ क्लासिफिकेशन जो होता है वो होता है सेकेंडरी कैटरेक्ट। अब सेकेंडरी कैटरेक्ट किसी भी वजह से हो सकता है, डायबिटिक मेलाइटिस की वजह से हो सकता है, ड्यू टू अक्यूमुलेशन ऑफ सार्बिटोल के अक्यूमुलेशन की वजह से हो सकता है, मैटरनल इन्फेक्शन जो टॉर्च के नाम से जानते हैं ना, मैटरनल इन्फेक्शन जो प्रेगनेंसी के टाइम पे इन्फेक्शन लग जाता है, तो एक रीज़न है। टॉर्च की वजह से भी कैटरेक्ट देखा जा सकता है। सीवियर मायोपिया, किसी को बचपन से ही मायोपिया हो गया, निकट दृष्टि दोष हो गया, इस पर भी मैंने वीडियो बना रखा है, आप प्रीवियस वीडियो पे जाओ, वॉच करो, देखो मेरी वीडियोस को, बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप उससे कुछ नॉलेज गेन करो। अगर किसी को बचपन से ही निकट दृष्टि दोष हो जाए, मायोपिया हो जाए, तो आगे जाके वो भी तो कुछ डिजीज कॉज करेगा ना, क्योंकि स्टार्टिंग से ही उसकी आंख पे प्रॉब्लम आ चुकी है। तो अगर किसी को सीवियर या क्रॉनिक मायोपिया है, जो लंबे टाइम से मायोपिया चल रहा है, तो भी वो आगे जाके कैटरेक्ट में चेंज हो जाएगा, यानी कि मोतियाबिंद में चेंज हो जाएगा। एक्सपोज अल्ट्रावायलेट रे,
ये हमारी स्किन के लिए, हमारी आइज़ के लिए, हर चीज़ के लिए बहुत ही खतरनाक होता है ये रे, अल्ट्रावायलेट रे। तो इसके भी एक्सपोजर में कोई बहुत टाइम से आ रहा है या बार बार आ रहा है तो उसे भी कैटरेक्ट देखा जाता है। ये हमारे सेकेंडरी कैटरेक्ट क्लासिफिकेशन में इनको रखा जाता है। एंड मेडिकेशन, कोई कोई मेडिसिन भी होती है जो हमारी आइज़ पे इफेक्ट डालती है, तो आप बहुत सोच समझ के किसी भी मेडिसिन को लें, और अगर आपको बहुत ज़्यादा नीड है तो ही आप मेडिसिन को लें। ये मैंने अपनी किडनी वाले चैप्टर में बता रखा है, तो आप मेरी किडनी वाले वीडियोस को भी वॉच कर लेना। किडनी को कैसे हेल्दी रखें, मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बनाया है, ठीक है। मेडिकेशन मैंने बताया, मेडिकेशन तो कौन सी मेडिसिन से हमारी आइज़ में कैटरेक्ट होने का चांस होता है, वो होता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड। कॉर्टिकोस्टेरॉइड मेडिसिन का कोई अगर ज़्यादा यूज़ कर रहा है, लंबे टाइम से यूज़ करना पड़ रहा है एनी रीज़न, तो उसमें भी कैटरेक्ट जैसी कंडीशन देखी जाती है। तो ये जो फोर्थ क्लासिफिकेशन मैंने बताया वो सेकेंडरी कैटरेक्ट है। किसी भी क्रॉनिक डिजीज से अगर कैटरेक्ट जैसी कंडीशन आती है तो उससे हम रखते हैं सेकेंडरी कैटरेक्ट में। होप सो कि यहाँ तक के सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे। जो मैंने डेफिनेशन बताया, मैंने लेंस के बारे में बताया, मैंने कैटरेक्ट के टाइप बता दिए, मैंने कैटरेक्ट के क्लासिफिकेशन बता दिए। अब हम आते हैं रिस्क फैक्टर। कॉजेज अलग होता है, रिस्क फैक्टर अलग होता है। रिस्क फैक्टर वो होता है जो करने का चांस है, मतलब मेरे अंदर ये बीमारी है तो हो सकता है कि आगे जाके ये बीमारी देखने को मिल सकती है, वो होता है हमारा रिस्क फैक्टर। तो फ्रेंड्स, कैटरेक्ट का रिस्क फैक्टर होता है सबसे पहला, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस में भी देखा है। मेरी मदर को बहुत टाइम से हाइपरटेंशन है, तो उनमें कैटरेक्ट हुआ और दोनों आइज़ में कैटरेक्ट देखा गया, और उनको उनका लेंस भी है वो रिमूव करके नया लेंस लगाया गया। वो मैं आपको सर्जिकल मैनेजमेंट में बताऊंगी, अभी नहीं। उनका एक रीज़न ये था कैटरेक्ट होने का कि हाइपरटेंशन की पेशेंट हैं वो, तो जिसकी वजह से कैटरेक्ट देखा गया। तो ये मेरा एक्सपीरियंस भी है और होता भी है। जिसको क्रॉनिक हाइपरटेंशन है, जो लंबे टाइम से हाइपरटेंशन जैसी कंडीशन में रह रहा है, तो उसमें कैटरेक्ट देखा जाता है। एंड सेकंड होता है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। अगर आप कार्डियक डिजीज से सफ़र कर रहे हैं, कार्डियक में भी बहुत सारे डिजीज होते हैं, तो अगर आप कार्डियक की किसी बीमारी से सफ़र कर रहे हैं तो भी चांस है कि वो कैटरेक्ट में चेंज हो सकता है, या आपके अंदर कभी ना कभी ड्यू टू एजिंग आप में कैटरेक्ट देखा जा सकता है। अब समझते हैं हम फिजियोलॉजी। अगर हमने किसी भी डिजीज का फिजियोलॉजी समझ लिया ना, तो हमें काफ़ी हद तक प्रॉब्लम वहीं समझ में आ जाती है, क्योंकि पैथोफिजियोलॉजी में हम वो पढ़ते हैं कि कैसे 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 हमारी बॉडी में अफेक्ट किया और लास्ट में कैसे वो सीवियरिटी में चेंज हो गया है। तो पैथोफिजियोलॉजी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हम कैटरेक्ट में भी समझते हैं कि पैथोफिजियोलॉजी क्या होता है। ड्यू टू एनी इटियोलॉजिकल फैक्टर, मतलब इटियोलॉजिकल फैक्टर कुछ भी हो सकता है, एज हो सकता है, ट्रॉमा हो सकता है, सेकेंडरी फैक्टर हो सकता है। ड्यू टू एनी इटियोलॉजिकल फैक्टर, देन एरो अल्टरेशन ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेस। जैसा कि मैंने डेफिनेशन में ही बता दिया था कि लेंस का मेटाबॉलिक प्रोसेस अल्टर्ड हो जाता है, ठीक है। वो किसकी वजह से? डिक्रीज प्रोटीन, इंक्रीज सोडियम, ऑक्यूमुलेशन वाटर कंटेंट। ध्यान से सुनना एक एक पॉइंट, और आप नोट करना चाहें तो नोट भी कर लें। मैं जो ये पैथोफिजियोलॉजी बता रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्टर्ब्ड नॉर्मल लेंस फाइबर स्ट्रक्चर। नॉर्मल लेंस कैसा होता है, क्या स्ट्रक्चर होते हैं, ये मैंने बता दिया है। फ्लेक्सिबल बाइकॉन्वेक्स क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये जो एक नॉर्मल लेंस है उसके फाइबर स्ट्रक्चर को भी चेंज कर देगा, डिस्टर्ब कर देगा। लास्ट जो कंडीशन आती है उससे सभी लोग अवेयर हैं, विजन चेंज। विजन चेंज कैटरेक्ट, एंड उससे भी अगर हम सीवियर फॉर्म में जाएं तो ब्लाइंडनेस यानी अंधापन, ऐसे कॉज करता है हमारी आइज़ के अंदर कैटरेक्ट। अब हम आते हैं सिम्टम पे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सिम्टम। बिना सिम्टम के तो सारी डिजीज़ अधूरी हैं। अगर हमने सिम्टम नहीं देखा तो मतलब हमें पता ही नहीं है कि डिजीज़ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसके सिम्टम क्या होते हैं, ठीक है। तो सिम्टम का मतलब ये है कि अगर आप में भी ये सिम्टम पाए जा रहे हैं तो आपको पता होगा कि आप में हो सकता है कैटरेक्ट हो। और अगर हमें पता है कि सिम्टम क्या होता है तो हमारे सामने अगर कोई भी पेशेंट आता है तो हम उससे बता सकते हैं कि मे भी कैटरेक्ट हो, ठीक है। तो उस बेस पे हम उसका डायग्नोसिस कर सकते हैं, उस बेस पे हम मेडिसिन वगैरह स्टार्ट कर सकते हैं, उस बेस पे हम उससे डिस्कस कर सकते हैं। सिम्टम को हम दो तरीके से पढ़ते हैं, एक है अर्ली साइन और एक है लेट साइन। अगर अर्ली साइन है मतलब एक्यूट कैटरेक्ट है तो उसमें हमें अर्ली साइन क्या देखने को मिलेगा? ब्लर्ड विजन एंड डिक्रीज कलर परसेप्शन। ब्लर्ड विजन, जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि अगर लेंस पे ऑक्यूमुलेशन हो गया या तो पेरीफेरल से सेंटर तक या सेंटर से पेरीफेरल तक, दोनों कंडीशन में सबसे पहला जो सिम्टम होगा वो होगा ब्लर्ड विजन। अगर बीच का क्लियर दिख रहा है, साइड साइड का नहीं दिख रहा है तो मतलब कॉर्टिकल कैटरेक्ट, और अगर बीच का ही नहीं दिख रहा है, साइड साइड का अच्छे से दिख रहा है तो मतलब न्यूक्लियर कैटरेक्ट, ओके। तो अर्ली साइन में हम क्या देखते हैं? ब्लर्ड विजन। हमसे पेशेंट ये बोलेगा कि मुझे सब कुछ ब्लर दिखाई दे रहा है या मैं किसी चीज़ को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता हूँ,
चाहे वो सेंटर से हो चाहे पेरिफेरल से, वो तो हम आई टेस्ट के बाद ही बता सकते हैं। अब लेट साइन, अगर उसको काफ़ी टाइम से है, यानी कि क्रॉनिक कैटरेक्ट है, बहुत लोग अवेयर नहीं होते ना कि उनको कैटरेक्ट क्या है, क्यों ब्लर दिखाई दे रहा है। वो तो सोचते हैं कि एज बढ़ रहा है तो आँख की रोशनी जा रही है, वो लोग बोलते हैं कि अरे ये तो बुढ़े हो गए, इनकी आँख की रोशनी अब जाएगी ही। ऐसा नहीं होता है, उनके अंदर प्रॉब्लम है। आइज़ का चेकअप कराइए, वो आराम से देख सकते हैं। इंसान जब तक जिंदा है तब तक वो अच्छे से देख सकता है। अल्टरेशन आ जाता है वो एज के साथ साथ उनकी आइज़ के अंदर, तो उसको ठीक कराना पड़ता है, ठीक है। तो अगर क्रॉनिक टाइम से है, बहुत लंबे टाइम से कैटरेक्ट का पेशेंट है, तो उसमें क्या साइन सिम्टम देखने को मिलेंगे? वो बोलेगा कि मुझे हर चीज़ें 2 दिखाई देती हैं, जैसा कि बहुत ज़्यादा पीने के बाद भी लोग बोलते हैं कि 1 के 2 दिख रहे हैं, 2 के 3 दिख रहे हैं। तो ये डिप्लोपिया वाली कंडीशन देखने को मिलती है किसमें? लेट साइन में, यानी कि क्रॉनिक कैटरेक्ट में। रिड्यूस विजुअल एक्टिविटी, उनका देखने की पावर कम हो गई है, बहुत कम हो गई है पहले से। एब्सेंस ऑफ रेड रिफ्लेक्स एंड प्रेजेंस ऑफ वाइट रिफ्लेक्स, ये क्या चीज़ है, मैं इसको भी डिफाइन कर देती हूँ। एब्सेंस ऑफ रेड रिफ्लेक्स मतलब जो भी हमें कलर दिख रहा है, जो भी हम कलर के बीच में डिफरेंस पता कर पा रहे हैं, जैसे बोलते हैं ना कलर ब्लाइंडनेस हो गया है, तो कलर ब्लाइंडनेस एक तरीके का सिम्टम है। हमें ये शो करता है कि आपकी आइज में या कैटरेक्ट हो रहा है या आइज की कोई और प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि हम कलर को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं, स्पेशली रेड और ग्रीन को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है पेशेंट। तो प्यूपिल ना वाइट दिखने लगती है, क्योंकि वो ओपेसिटी ऑफ लेंस, उसमें क्लियरिटी नहीं रह गई है, उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं रह गई है, तो वो हमें वाइट सी दिखाई देगी, जैसे पैच बन के रखा है प्यूपिल पे, ठीक है, कोई अलग से ही पैच लग गया है, तो ब्लाइंडनेस तो कॉज होगा ही। तो ये जो साइन मैंने बताया वो लेट कैटरेक्ट यानी कि क्रॉनिक कैटरेक्ट के साइन है, एंड अर्ली साइन मैंने बता दिया। एंड यही अगर फ्रेंड्स क्रॉनिक कैटरेक्ट ही बहुत टाइम से अगर नहीं इस पे फोकस किया जाए, नहीं इलाज कराया जाए, तो वो ब्लाइंडनेस में चेंज हो जाता है। तो अक्सर हमने देखा है कि रूरल एरिया में जो लोग मिलते हैं, मैं अर्बन एरिया की बात नहीं कर रही हूँ, अंधे ही हैं, ब्लाइंड है बिल्कुल, उनको दिखाई नहीं देता, बट वो आवाज़ सुन के पहचानते हैं कि मेरे साथ कौन बैठा है, कौन बात कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन उनके में ही देखी जाती है जिनके कैटरेक्ट का इलाज ना कराया गया हो और लेंस पूरी तरीके से, उनका जो प्यूपिल है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, उस पर ओपेसिटी ऑफ लेंस जैसी कंडीशन आ चुकी है, तो वो अंधे मिलते हैं। अक्सर उनमें देखा जाता है कि वो अंधे हैं, वो सिर्फ छू करके या आवाज़ सुन करके ही रिकॉग्नाइज कर पाते हैं किसी पर्सन को। तो ऐसा इसलिए ही देखा जाता है, यही कंडीशन है कि वो ज़्यादातर ओल्ड एज में लोग अंधे मिलते हैं कि घर में एक ब्लाइंड पर्सन है। अब बात कर लेते हैं डायग्नोस्टिक की। अगर आपने ये सारी पॉइंट कवर कर लिए, सारे पॉइंट आपको समझ आ गए, तो अब आपको पता है कि कैटरेक्ट मिल गया, हमें उसने बता दिया पेशेंट ने कि ये उसको प्रॉब्लम है, हमने भी पहचान लिया कि मे बी सस्पेक्टेड कैटरेक्ट हो सकता है और इनकी एज भी 50 के ऊपर है, 55 के 60 के ऊपर है। तो अब हम आते हैं डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन पे, मतलब हम क्या क्या टेस्ट करेंगे उसके में कंफर्म करने के लिए कि वो कैटरेक्ट है या नहीं है। तो डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन में हम सबसे पहले हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। हिस्ट्री लेते ही एंड फिजिकल एग्जामिनेशन करते ही हमें पता चल जाएगा कि क्या चीज़ है। हिस्ट्री में हम दोनों चीज़ें देख लेते हैं, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, एंड फिजिकल एग्जामिनेशन में भी हम खुद से देखते हैं कि उसको आइज में क्या प्रॉब्लम आ रही है, कैसी उसकी आइज है, ओपेसिटी ऑफ लेंस जैसी कंडीशन है या नहीं है, प्यूपिल नॉर्मल है या नहीं है। विजुअल एक्यूटी मेजरमेंट भी एक पार्ट ऑफ टेस्ट है जो हम आइज में परफॉर्म करते हैं। एंड ऑप्थेल्मोस्कोपी के बारे में मैंने पीछे वीडियो में बता रखा है, उसके लिए आपको मेरे प्रीवियस वीडियो को वॉच करना पड़ेगा। स्प्लिट लैंप में फाइंड डिग्री ऑफ कैटरेक्ट, इसमें हम कैटरेक्ट की डिग्री को पहचानते हैं कि कितने एरियाज को कवर कर चुका है, मतलब जो ओपेसिटी ऑफ लेंस है वो कितने आसपास के एरिया को कवर कर चुका है। जस्ट लाइक ट्यूमर या जस्ट लाइक कैंसर, मतलब वो एक होता है तो धीरे धीरे अदर पार्ट को भी ले लेता है अपने अंदर, उसको भी खराब करने लगता है। अब हम आते हैं मैनेजमेंट पे, मतलब हमें सब पता लग गया, हमने डायग्नोज भी कर लिया, अब हमें पता लग गया कि पर्सन को कैटरेक्ट है, एरिया भी पता कर लिया हमने, आइज के कितनी एरिया में ये कैटरेक्ट जो है वो अफेक्ट किया है। नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, फॉर एग्जाम्पल आइबुप्रोफेन एंड टॉपिकल एंटीबायोटिक्स दैट इज अमिकासिन एंड जेंटामाइसिन एंड एंटी एंजाइटी मेडिसिन। बेंजोडाइजिपाम इसलिए क्योंकि जो भी आइज़ को हम मेडिसिन डाल रहे हैं, जो भी यूज़ कर रहे हैं और टॉपिकल या और सारी चीज़ें, वो उसको हमने दे दिया बेंजोडाइजिपाम, तो उससे क्या है आइज़ काफ़ी टाइम के लिए रिलैक्स हो जाएगी, वो सोएगा पेशेंट और उसकी जो मेडिसिन तब तक वर्क करेंगी वो आइज़ में वर्क करेंगे। उसको हमने एक तरीके से सेडेशन दे दिया, सोने के लिए एक मेडिसिन दे दी। आप सभी को पता है कि इसमें सर्जरी होती भी है, क्योंकि आपके घर में ऐसे ओल्ड एज पर्सन भी होंगे मे बी जो ये वीडियो वॉच कर रहे हैं कि उनके में सर्जरी भी, कैटरेक्ट की सर्जरी की गई है। ये कोई बहुत बड़ी सर्जरी नहीं होती है, होती तो माइनर सर्जरी ही है, पर इसमें भी काफ़ी कुछ प्रिवेंशन करना पड़ता है आफ्टर सर्जरी। तो हम आते हैं अपने सर्जिकल मैनेजमेंट की ओर, जो कि इसका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और लास्ट पॉइंट है, सर्जिकल मैनेजमेंट, और यही हमारी
आइज़ को प्रिवेंट करता है। एक बार अगर सर्जरी हो जाए तो, रिपेयर हो जाए तो वापस नया लेंस लग जाता है और पेशेंट पूरी तरीके से देखना स्टार्ट कर देता है जैसे वो पहले देखता था। सर्जिकल मैनेजमेंट में हम फटाफट से पॉइंट देख लेते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। रिमूवल ऑफ लेंस, सर्जिकल रिमूवल ऑफ लेंस वन आई एट द टाइम इज परफॉर्म, मतलब कि हम लेंस को सर्जिकली लेंस को रिमूव कर देते हैं। वन टाइम में एक ही आइज़ को रिमूव किया जाता है, एक ही आइज़ पे सर्जरी परफॉर्म की जाती है। फेको इमल्सिफिकेशन, फेको इमल्सिफिकेशन एक कॉर्नियल इंसिजन देते हैं जिसे हम फेको इमल्सिफिकेशन के नाम से जानते हैं, जो कि 2 से 2.5 mm इंसिजन दिया जाता है लेंस पे, इंसिजन देके निकाला जाता है। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं फेको इमल्सिफिकेशन। ओके, अब हम इसमें देखते हैं अपना थर्ड पॉइंट जो कि है फीको इमल्सिफायर मशीन। ये फीको इमल्सिफायर मशीन क्या करती है, हमारा लेंस को अल्ट्रासोनिक एनर्जी के साथ, मतलब एक मशीन है जो खुद सर्जरी परफॉर्म कर रही है, एक अल्ट्रासोनिक एनर्जी के साथ हमारे लेंस को रिमूव करती है एंड अदर लेंस को, इंट्राऑकुलर लेंस इम्प्लांट कर देती है। ठीक है, हमारे लेंस को निकालती है और दूसरे जगह लेंस को इम्प्लांट कर देती है। ये कौन सी मशीन करती है, फेको इमल्सिफायर मशीन, नया लेंस इम्प्लांट कर देता है। बहुत इंटरेस्टिंग मशीन है ये। एंड नेक्स्ट सर्जरी होती है पार्शियल एक्सटेंशन एंड एक होता है टोटल एक्सटेंशन। पार्शियल एक्सटेंशन जैसे मैंने बताया था कि डिग्री नोट करते हैं कि कितने डिग्री जो है वो कैटरेक्ट इफेक्ट किया है हमारे आइज़ के लेंस को। तो लेंस के भी कई पार्ट होते हैं, वो भी मैंने आपको बताया था कि कैप्सुलर एंड सब कैप्सुलर, ऐसे बहुत सारे पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो लेंस का जो पार्ट अफेक्टेड है सिर्फ उसको ही पार्शियली रिमूव कर देते हैं, तो इसे हम बोलते हैं पार्शियल एक्सटेंशन। और वहीं पे हमारा जो सबसे लास्ट पॉइंट है वो होता है इंट्रा कैप्सुलर टोटल एक्सटेंशन, मतलब कि हम पूरे लेंस को ही रिमूव कर देते हैं कंप्लीटली। तो ये सारी सर्जरी परफॉर्म की जाती है और यहाँ पे एक नया लेंस इम्प्लांट किया जाता है आपकी आइज़ के अंदर। अगर आप नॉन मेडिकल लाइन से हैं तो आपको बस इतना पता करना है कि अगर आपके लेंस में ओपेसिटी ऑफ लेंस जैसी कंडीशन आ जाती है तो आई स्पेशलिस्ट या ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास आपको कंसल्ट करना चाहिए, जाना चाहिए, उनसे अपनी प्रॉब्लम बतानी चाहिए। उसमें डॉक्टर करते ये हैं कि आपका जो पुराना ख़राब लेंस है उसको बाई सर्जरी रिमूव करते हैं एंड नया लेंस इम्प्लांट कर देते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, काफ़ी बड़ा ना हो जाए वीडियो, इसलिए मैं 2 सेशन में डिवाइड करके अलग नेक्स्ट वीडियो में अब नेक्स्ट डिजीज़ को एक्सप्लेन करूँगी। आई होप यहाँ तक वीडियो आपको समझ में आई होगी और आप वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं एंड आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।